अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस और आज हमारा है 6th लेक्चर और टॉपिक है आज का एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदा, यानी हमने यहाँ पे कुछ इनवर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं किंगडम एनिमेलिया में से। और ये जो इनवर्टिब्रेट्स है ये एक्चुअली अपने अपने फाइलम के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसका ताल्लुक फाइलम नाइडेरिया से होता है, फाइलम नाइडेरिया। और आपको याद होगा कि नाइडेरिया जो है ये एक इस तरह से होता है कि इसकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है और ऊपर टेंटिकल से होते हैं, यूँ निकले हुए टेंटिकल ये सारे जो है। अब इसके अंदर नो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो सिस्टम, इसके अंदर कोई ख़ास सिस्टम पाया ही नहीं जाता। तो फिर ये एक्सक्रीशन कैसे करेगा? सिंपली ये हाइड्रा रहता है पानी के अंदर, तो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है वाटर। इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में है, यूरिक एसिड या यूरिया। वैसे याद रखिए कि हाइड्रा जो है इसके अंदर अमोनिया और यूरिया खारिज होता है, यूरिक एसिड नहीं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल बना ये उसको सिंपली बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से बाहर निकाल देगा। यानी इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो डिफ्यूजन का है। और डिफ्यूजन कहाँ पे करेगा? अपनी सराउंडिंग में। ये इसकी सराउंडिंग है और ये जानदार ऑस्मो कन्फॉर्मर है। ऑस्मो कन्फॉर्मर का ये मतलब है कि इसके अंदर और बाहर का सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, सेम होता है। तो सिंपली फिर जो भी चीज़ अंदर एक्स्ट्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी, सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं इसके बाद दूसरी चीज़ पे। दूसरा जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट है वो है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया का ताल्लुक होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस से, प्लैटीहेल्मिन्थीस। और ये फाइलम फ्लैटवर्म्स का है। इस फाइलम के अंदर वो जानदार है जिनकी बॉडी फ्लैट होती है। मतलब फ्लैटवर्म का ये मतलब है कि इनकी बॉडी ऐसे कंप्रेस्ड होती है। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस सिस्टम का नाम होता है प्रोटोनेफ्रिडियम, प्रोटोनेफ्रिडियम। और प्रोटोनेफ्रिडियम एक लंबी ट्यूब की सूरत में होता है, एक लंबी सी ट्यूब। ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है एक्चुअली इनके अंदर ऐसी दो ट्यूब्स होती है, बॉडी के दोनों साइडों के ऊपर दो लंबी लंबी ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जी प्रोटोनेफ्रिडियम। और यही इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। इसको ट्यूब्यूलर सिस्टम भी कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिस्टम, या इसको प्रोटोनेफ्रिडियम भी कहते हैं। प्रोटो मीन ओल्ड, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एनिमल है और ये काफ़ी एंशिएंट एनिमल है, तो इनके सिस्टम को भी हम प्रोटोनेफ्रिडियम कह रहे हैं। अब देखें ये है इसके अंदर, ये आपको जो ट्यूब से नज़र आ रही है ये सारी प्रोटोनेफ्रिडियम है। अगर हम इस ट्यूब को देखें, इस एक ट्यूब को देखें तो ये ऐसे है। इसके अंदर आपको यूं हिस्से कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये आगे की तरफ ये बढ़ रही है, आपको यूं एक हिस्सा, एक एक्सटेंशन सी नज़र आ रही है, ये करके ऐसे। अब इस एक्सटेंशन का क्या नाम है? पूरे जिस्म के ऊपर, यानी इसकी जो पूरी ये जो ट्यूब है इसके ऊपर आपको यूं एक्सटेंशन नज़र आती है। इस एक एक्सटेंशन का नाम होता है फ्लेम सेल। दिस इज़ फ्लेम सेल। और ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट होता है। ये एक सेल है सिर्फ, दिस इज़ वन सेल। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट है विच इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल। और फिर ये ट्यूब के इर्द गिर्द जो है ये फ्लेम सेल्स मौजूद है। अगर एक फ्लेम सेल को हम देखें ना, वो एक फ्लेम सेल, इसी को अगर हम और माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है, एक फ्लेम सेल। दिस इज़ वन फ्लेम सेल। ये इस सेल का न्यूक्लियस है। और ऐसे लातादाद फ्लेम सेल्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। और इस फ्लेम सेल के ऊपर एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ये चीज़ दिस इज़ सीलिया।
ये है अब सीलिया, दिस इज न्यूक्लियस ये वाला, और ये है एक्सक्रीटरी डक्ट। ये डक्ट एक्चुअली इसकी ट्यूब की पूरी का हिस्सा है। अब ये मतलब ये एक फ्लेम सेल है। ये कहाँ मौजूद है? बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, इस प्लेन एरिया में यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ये सिंपली आप प्लेन एरिया समझ लें। इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? बेकार मादे, जिसको इसने एक्सक्रीट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे बेकार मादे मौजूद है। तो यहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद है ये वाले फ्लेम सेल्स और इसकी पूरी डक्ट। अब क्या होगा? ये एक फ्लेम सेल को फिलहाल सिर्फ एक पे कंसंट्रेट करें, यानी यहाँ पे मौजूद है वेस्ट प्रोडक्ट। किसके अंदर? इंटरस्टिशियल यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद है। अब होता ये है कि इसके ये जो सीलिया हैं ये बीट करते हैं यूँ ऊपर नीचे, ठीक है। अंदर समझ ले कि ये जो है ये फ्लेम सेल है, ऊपर यहाँ पे सीलिया है, सीलिया यूँ ऊपर नीचे बीट करते हैं। तो उनकी बीटिंग की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो अंदर आ जाता है, यूं करके वो इनके अंदर आ गया। किन के अंदर आ गया? फ्लेम सेल के अंदर आ गया। अब फ्लेम सेल से वो आ जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, इस ट्यूब के अंदर आ गया, इनके एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जो दोनों तरफ जा रही है। अब सोचिए इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? इनको फ्लेम सेल इसलिए कहा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाई दिस इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल्स? बिकॉज दे लुक लाइक फ्लेम। जो शोला होता है मोमबत्ती का, उसकी तरह ये दिखाई देते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं यूँ ऐसे ऊपर नीचे, तो दिस लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। फ्लिकरिंग फ्लेम मीन टिमटमाता हुआ शोला, ये उस जैसे दिखाई देते हैं। अब वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट में आ गए। अब ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है ये बाहर की तरफ खुल रही है। और बाहर की तरफ कैसे खुल रही है? बाहर की तरफ खुल रही है बहुत सारे नेफ्रीडियोपोर्स के ज़रिए, यानी इसकी बॉडी के मार्जिन्स के साथ साथ ये यहाँ पे मैं यहाँ पे जो ट्यूब है ये कई जगहों से बाहर की तरफ भी खुल रही होती है। एक तो इसके अंदर ये फ्लेम सेल मौजूद है, फिर यहीं से देखें कि ऐसे बाहर की तरफ भी कई मुकामात से ये ऐसे खुल रही है, बाहर ये बाहर की तरफ खुल रही है। अब ये एक और फ्लेम सेल है, यहाँ पे ये फिर हो सकता है यहाँ पे एक बाहर की तरफ पोर हो। इस पोर को क्या कहेंगे? दिस पोर इज कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीशन करता है, नेफ्रीडियोपोर्स के ज़रिए से बाहर निकालता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो बेकार मादे होते हैं वो फ्लेम सेल्स के अंदर आते हैं, वहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट में जाते हैं और वहाँ से नेफ्रीडियोपोर जो कि इसकी बॉडी के मार्जिन के साथ साथ होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक बात और वो ये कि ये बहुत ही डाइल्यूट यूरिन खारिज करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं। और जो भी जानदार, ये याद रख ले कि जो भी जानदार पानी में रहते हैं उनका यूरिन डाइल्यूट ही होता है। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका बहुत डाइल्यूट यूरिन होगा। क्यों डाइल्यूट होगा? आप पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी कोशिश होगी साल्ट को रिटेन करे बॉडी में और वाटर को बॉडी से निकाल दें, इसलिए ये डाइल्यूट यूरिन। और कुछ ये प्लेन एरिया ऐसे भी है जो पैरासाइट्स है, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, इंसानों के अंदर भी रहते हैं। वो प्लेन एरिया क्या करते हैं? वो प्लेन एरिया नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज करते हैं और वो बॉडी के साथ आइसोटोनिक ही रहते हैं। अब हमारा थर्ड एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म जिसको पंजाबी में हम गुडोया कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं केंचुआ। ये एक आम एनिमल है जो हमें गीली मिट्टी के अंदर अक्सर बारिश के मौसम में जो गांव के अंदर खाले होते हैं उनके इर्द गिर्द नज़र आता है। ये एक केंचुआ, इसकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है और जिस तरह रेलगाड़ी के बहुत सारे डब्बे होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह इसकी बॉडी के ये बहुत सारे सेगमेंट या डब्बे से हैं। और इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है मेटानेफ्रीडिया।
मेटानेफ्रीडिया। एक्चुअली मेटा मीन लेटर, यानी ये थोड़ा हायर एनिमल, जो थोड़े से एडवांस्ड एनिमल है, ये उनके अंदर है, क्योंकि अर्थवर्म का ताल्लुक होता है फाइलम एनिलिडा से। और जो एनिलिड्स हैं ये फाइलम पिछला जो हमने प्लैटीहेल्मिन्थीस पढ़ा उनसे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेटानेफ्रीडिया, मेटा मीन लेटर, और नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम है। और नेफ्रीडिया एक्चुअली जमा है, सिंगुलर इसका होता है नेफ्रीडियम। तो इनके हर सेगमेंट के अंदर दो दो मेटानेफ्रीडिया होते हैं, इसलिए जब एक से ज़्यादा हो तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं नेफ्रीडिया। अगर एक हो तो वो मेटानेफ्रीडियम कहलाएगा। अब मेटानेफ्रीडियम किस तरह से होता है, एक मेटानेफ्रीडियम यहाँ पे बनाते हैं। एक मेटानेफ्रीडियम, उसके एक साइड पे एक फनल शेप ओपनिंग होती है, इस तरह की, जैसे फनल होती है उस तरह की ओपनिंग है। फिर वो उसकी एक लंबी सी ट्यूब सी है, यानी इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी ट्यूब लाइक है ऐसे। वो ट्यूब फिर घूम के बॉडी के यहाँ बाहर की तरफ आके ओपन हो जाती है। अब ये इसकी पूरी एक ट्यूब बन चुकी है, दिस इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। और अगली जो मेटानेफ्रीडियम होगी वो भी इस तरह से होगी, यहाँ पे उसका माउथ होगा और फिर वो यूं घूम के दूसरी तरफ जा रही होगी। अब देखिए एक सेगमेंट में कितने आ गए, एक सेगमेंट में दो आ गए, इसलिए हमारी बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट। अब इसकी ओपनिंग देखिए, इसकी दो ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है, इसका नाम होता है नेफ्रोस्टोम, दिस इज नेफ्रोस्टोम। और एक बाहर की तरफ खुल रही है, दिस इज नेफ्रीडियोपोर। एक नेफ्रोस्टोम है, ये नेफ्रीडियोस्टोम भी इसको कहते हैं, दूसरी नेफ्रीडियोपोर है। दो ओपनिंग है, एक अंदर की तरफ खुल रही है, एक बाहर की तरफ। देखिए अर्थवर्म की बॉडी में भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। इसकी बॉडी कैविटी एक्चुअली सीलोम कहलाती है। अगर आप लोगों को सीलोम का नहीं याद तो मेरा पिछला लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है, फर्स्ट ईयर का, वो आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि सीलोम जो है वो बॉडी कैविटी को कहते हैं। इसकी बॉडी कैविटी सीलोम है और ट्रू सीलोम इसमें पाई जाती है। और सीलोम के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड सीलोमिक फ्लूइड। अब ये यहाँ पे सारी बॉडी के अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद है, और वेस्ट मटेरियल कहाँ है, वो इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर ही मौजूद है। उनको जिस्म से बाहर करना है, ये इस तरह से करेगा कि इसकी जो नेफ्रोस्टोम है वहाँ पे भी मौजूद होते हैं सीलिया, ये सीलिया है, बाल मौजूद है यहाँ पे भी। अब सीलिया उस फ्लूइड को अंदर लेके आते हैं, ये सारे ही फ्लूइड तकरीबन जो भी यहाँ पे मौजूद है ये फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर, इसके ट्यूब के अंदर, यानी मेटानेफ्रीडिया के अंदर आ जाएगा। अब मेटानेफ्रीडिया के अंदर वो आगे बेकार मादे, सपोज हम यहाँ पे ये समझते हैं जी ये बेकार मादे भी हैं और इसके अंदर कुछ यूज़फुल मादे भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। रीअब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर होगी यहाँ पे खून की कुछ नालियाँ, वो खून की नालियाँ यहाँ पे होंगी इस ट्यूब के इर्द गिर्द, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसे कुछ ब्लड वेसल आप बना लें। अब ये ब्लड वेसल ये करेंगी कि जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होगी उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहाँ से, ट्यूब से। अब ज़ाहिरी बात है रीअब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ क्या बच जाएगा, वेस्टफुल सब्सटेंसेस, और उन वेस्टफुल सब्सटेंसेस को नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। और याद रखिए कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा ये एडवांस्ड है प्लेनेरिया की निस्बत, उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन का कोई अमल नहीं था। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो रीअब्जॉर्प्शन से एक बेनिफिट मिल जाता है अर्थवर्म को कि वो यूज़फुल सब्सटेंसेस को बचा सकता है, और बाकी जो चीज़ बचेगी विच इज़ कॉल्ड यूरिन, और यूरिन को जिस्म से निकाल दिया जाएगा। अब है लास्ट इनवर्टिब्रेट विच इज़ कॉकरोच। और पहले तो कॉकरोच की क्लासिफिकेशन देख ले। कॉकरोच का ताल्लुक होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम फ्रॉम ऑल एनिमल्स।
फ्रॉम ऑल एनिमल किंगडम। और आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, इससे ये ताल्लुक़ रखता है। और इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है दुनिया में, जितने भी टोटल एनिमल हैं उनमें से आधे से भी ज़्यादा सिर्फ इंसेक्ट है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंसेक्ट के अंदर। और कॉकरोच को एज आ एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यानी बेसिकली हम इंसेक्ट को ही पढ़ रहे हैं कि इंसेक्ट यानी जितने भी एनिमल हैं उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यही होगा जो अब हम पढ़ने लगे हैं। तो ये मैंने कॉकरोच बनाया, ये देखिए कॉकरोच को आप जानते होंगे, इसको इंग्लिश उर्दू के अंदर इसको लाल बेग कहते हैं। अब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका नाम होता है मालपीजियन टिब्यूल्स, मालपीजियन टिब्यूल्स। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है इंसेक्ट के, कॉकरोच के, तो वो है मालपीजियन टिब्यूल्स। अब देखिए कॉकरोच की जो बॉडी है उसके अंदर भी कैविटी मौजूद होती है, इसकी बॉडी की जो कैविटी है उसका नाम होता है साइनसिस। इसकी बॉडी कैविटी दो में डिवाइडेड होती है, तो ये बॉडी के अंदर से कैविटी है, दिस इज कॉल्ड साइनसिस। ये साइनसिस है बॉडी की कैविटी। और बॉडी के अंदर फ्लूइड भी होता है, एक्चुअली ब्लड ही होता है, उस ब्लड को लेकिन हम ब्लड नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, कॉकरोच का ब्लड किस कलर का होता है, वाइट कलर का। तो यहाँ पे ये जो इसका ब्लड सा है वाइट कलर का, उस ब्लड का नाम होता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। हीमो ब्लड को कहते हैं, लिम्फ जो है वो बॉडी का लिम्फेटिक जो फ्लूइड है उसको कहते हैं। हीमोलिम्फ वाइट कलर का फ्लूइड है। इस फ्लूइड के अंदर मौजूद है बेकार मादे, और बेकार मादा मेनली इसके अंदर कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है, उसको रिमूव करना है। कैसे किया जाएगा, देखिए ये कॉकरोच क्या है, सारी ये गट है जिसको हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी ये सारी खुराक की नाली है। अब ये इसका माउथ है कॉकरोच का, मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ, दिस इज माउथ। फिर ये खुराक की नाली एसोफेगस वगैरह है। अब ये इसका यहाँ पे थोड़ा सा स्टमक, मिजेंट्रॉन, स्टमक वगैरह मौजूद है, मिडल हिस्सा। ये एक्चुअली इसकी फोर गट है, फोर गट। ये इसकी मिड गट है, ये वाली। यहाँ पे क्रॉप और गिजर्ड वगैरह होते हैं जहाँ फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है जहाँ पे मिड गट ख़त्म हुई और हाइंड गट शुरू हुई, वहाँ पे ये ग्रीन कलर की कुछ मैंने नालियाँ सी बनाई है, यानी कि यूँ समझे कि एक ट्यूब सी है गोल जो उसकी खुराक की नाली है, उसमें से यूँ बाहर की तरफ एक्सटेंशन निकल रही है। वो एक्सटेंशन कहाँ है, वो हीमोलिम्फ के अंदर है, वो सस्पेंड हुई है हीमोलिम्फ के अंदर। जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जो एक्सटेंशन सी हैं, ये हीमोलिम्फ के अंदर है, इर्द गिर्द फ्लूइड है, ठीक है। अब इस फ्लूइड के अंदर बेकार मादे हैं। पहले तो इन एक्सटेंशंस का नाम होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और यही मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम होता है। यहाँ पे बड़ी अहम बात याद रखें कि कॉकरोच या इंसेक्ट यानी जो है ये वाहिद एनिमल किंगडम में से वो वाहिद जानदार है जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ काम करता है। देखिए यही डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहीं पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ये मौजूद है मालपीजियन उसी के साथ। हालांकि बाकी किसी भी एनिमल में ऐसा नहीं होता। अपने आप को देख ले, इंसानों को देख ले, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो अलग है जिसके अंदर किडनी शामिल है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह शामिल है, वो टोटली डिफरेंट है, इसके सेम है। अब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल इसके हीमोलिम्फ में से वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर लेके आएंगी। ये भी एंड से ब्लाइंड होती है, यानी बंद होती है, लेकिन छोटे छोटे इनमें पोर्स ज़रूर होते हैं जिनके ज़रिए से फ्लूइड अंदर आ जाता है। अब जब ये फ्लूइड अंदर आया तो इसमें भी जो चीज़ें वेस्टफुल होंगी उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये पीछे की तरफ, क्योंकि ये इंटेस्टाइन है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होती है उनको रीअब्जॉर्ब। और आखिर पे ये हाइंड गट है। अब ये जो इतनी है ना, ये हाइंड गट है। हाइंड गट के दो हिस्से इंटेस्टाइन और आखिरी हिस्सा रेक्टम है। एक तो जो इसकी अनडाइजेस्टेड फूड है जो इसने खाई थी वो भी यहाँ पे आके जमा होगी, और जो मालपीजियन ट्यूब्यूल जो वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर लेके आएंगी वो भी यहीं पे जमा हो जाएगा उस फूड के साथ ही, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही। अब ये इसका लास्ट हिस्सा है एनस, ये पोर जो बॉडी के बाहर की तरफ खुल रहा है। अब एनस में से ये किस चीज़ को निकालेगा,
यूरिन को। और इसका यूरिन पता है कैसा होगा? सेमी सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड। क्यों सेमी सॉलिड है? उसमें फूड भी है और उसमें क्या मौजूद है? फूड के अलावा उसके अंदर यूरिक एसिड शामिल है। कॉकरोच हमने पहले पढ़ा था कि कॉकरोच का ताल्लुक क्योंकि इंसेक्ट से है, इंसेक्ट को वाटर की शॉर्टेज होती है, दैट इज़ वाई दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और ये इनकी एक सबसे बड़ी एडॉप्टेशन है विच एनेबल देम टू अडॉप्ट लैंड इन्वायरमेंट सक्सेसफुली। तो ये था आज का लेक्चर। अब मैं थोड़ा सा इनको कंपेयर ज़रा कर दूं कि हमने ये पढ़ा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, ट्यूब लाइक है। इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं, फ्लेम सेल्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमने ये पढ़ा अर्थवर्म, थोड़ा सा एडवांस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ट्यूब लाइक है। और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कहलाता है सीलोमिक फ्लूइड, उसमें से बेकार मादों को निकाला जाता है। और आखिर में हमने इंसेक्ट पढ़ा, कॉकरोच पढ़ा जो यूरिक एसिड को खारिज करते हैं। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कुछ एक्सटेंशंस पर मुश्तमिल है। वो एक्सटेंशन जो है वो हीमोलिम्फ से बेकार मादों को अंदर लेके आती है। सेमी सॉलिड की सूरत में ये बॉडी से यूरिन को निकालते हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।